शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित उपन्यास चरित्रहीन का भाग 3। अगले दिन दोपहर के बाद महेश्वरी भोजन करने के लिए बैठी तो उपेंद्र कमरे में घुसकर पास ही फर्श पर बैठ गया। महेश्वरी ने उसकी तरफ ध्यान से देखकर कहा, मझली बहू, उपेन के लिए आसन बिछा दो। उपेंद्र ने कहा, आसन रहने दो दीदी, तुमसे एक बात पूछने आया हूँ। बात सुनने के लिए महेश्वरी उसके मुंह की ओर ताकने लगी। उपेंद्र ने कहा, ससुर जी ने सची के लिए वर ठीक करने के लिए परसों एक पत्र लिखा है। तुम लोग सारी बातें जानती हो, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि सची के शरीर में क्या कोई दोष है। महेश्वरी के पति ने स्वास्थ्य बिगड़ जाने पर अंत में करीब 4-5 साल बक्सर में प्रैक्टिस की थी। वहाँ रहते समय सुरबाला के पिता का ही एक मकान किराए पर लेकर आसपास रहती थी, इसलिए दोनों परिवारों में अत्यंत घनिष्ठता हो गई थी। सुरबाला के विवाह का संबंध महेश्वरी ने ही ठीक किया था। महेश्वरी एक क्षण उपेंद्र के मुंह की ओर ताकती ही रहकर बोली, पशु क्या कहती है? वह कहती है सची कुछ लंगड़ी है। महेश्वरी ने तनिक हंसकर कहा, लंगड़ी नहीं है, बचपन में शल्य उपचार होने से वह बाएं पैर से कुछ खींच कर चलती थी। इतने दिनों में शायद वह ठीक हो गया हो। और कोई दोष नहीं है? नहीं। सुनता हूँ कि इस ससुर जी की विपुल संपत्ति है। तुमको क्या जान पड़ता है दीदी? मुझे भी यही जान पड़ता है। तब उपेंद्र और कुछ पास खिसक कर आ गया और अपने कंठ का स्वर कुछ धीमा बनाकर बोला, तो मैं तुमको एक बात कहता हूँ दीदी, सची और उसकी बहन दोनों ही जब भविष्य में संपत्ति की उत्तराधिकारी होगी तब इतनी बड़ी संपत्ति हाथ से निकल जाने देना बुद्धिमानी का काम नहीं है। महेश्वरी ने हंसकर कहा, बात तो ठीक ही है, लेकिन उपाय ही क्या है, सुनूं तो। इतना कहकर वह हंस पड़ी। उपेंद्र बोला, हंसने की बात नहीं है, पशु के चिढ़ने के लिए यह बात मैंने नहीं कही। मैंने दिवा के बारे में सोच लिया है। सुनते ही महेश्वरी का चेहरा उतर गया। वह दिवाकर को सह नहीं सकती थी। उपेंद्र ने कहा, क्या कहती हो बहन? महेश्वरी मुंह झुकाए किसी चिंता में रहने का स्वांग दिखाकर भात परोस रही थी। मुंह ऊपर उठाकर हंसकर बोली, अच्छी बात तो है। उपेंद्र ने कहा, केवल अच्छी बात कह देने से तो काम नहीं चलेगा बहन, यह काम तुम्हारा ही है। पशु की शादी तुमने ही की थी। अब वह कहती है कि उसकी तरह सौभाग्यवती सभी हो। मेरा विश्वास है तुम जिसमें हाथ डालोगी उसमें ही सोना फलेगा। महेश्वरी ने कहा, लेकिन सची में जरा सा दोष तो है। उपेंद्र ने कहा, है, इसलिए तुमसे हाथ डालने के लिए कह रहा हूँ। तुम्हारे पुण्य से सब दोष मिट जाएंगे। उपेंद्र की बातों से महेश्वरी के दिल पसीजता ही जा रहा था। उसने कहा, लेकिन उपेन, दिवाकर का मिजाज मेरी समझ में नहीं आता। घर में रहते हुए भी वह मानो घर छोड़ने वाला पराया है। इसी कारण डर लगता है पीछे कहीं इतनी ही त्रुटि को लेकर अंत में एक भारी अशांति न खड़ी हो जाए। फिर एक बात और है, क्या दिवाकर राजी होगा? होगा क्यों नहीं दीदी, इस संसार में उसका अपना तो कोई भी नहीं है। यह सुविधा छोड़ देना केवल मूर्खता ही नहीं, पाप भी है। महेश्वरी हंसकर बोली, यह क्या तुम्हारा वकालत का पेशा है? उपेन की केवल मुवक्किल के रुपयों पर दृष्टि रखकर और सब तरह से मुंह फेर लोगे? पसंद नापसंद भी तो कुछ है। उपेंद्र बोला, है तो रहने दो दीदी, जो लोग इसी को लेकर उलट फेर करना चाहते हैं वे भले ही करें, लेकिन हम लोग उस दल में जाना नहीं चाहते। और सची जैसी लड़की जिसे पसंद न हो उसका तो विवाह करना चल ही नहीं सकता। उपेंद्र की व्यग्रता को देखकर महेश्वरी ने कहा, शायद वह आज कॉलेज नहीं गया। एक बार उससे ही पूछ कर देख लो ना, उसकी क्या राय है। शायद वह अपनी कोठरी में ही है। अरे कौन है वहाँ? भूतो, एक बार दिवाकर बाबू को बुला दे, कहना कि जीजी बुला रही है। थोड़ी ही देर बाद दिवाकर के कमरे में घुसते ही उपेंद्र बोल उठे, तेरी शादी की बात मैंने ठीक कर दी है। दिवाई परीक्षा के बाद तिथि निश्चित की जाएगी। बहन, भट्टाचार्य जी से पत्र देखने को कह देना और बाबूजी से पूछकर एक बार उनकी राय भी तो जान लेना। सची के साथ ब्याह होगा, सुनकर वे बहुत खुश होंगे। तो मुँह बाएं क्या देख रहा है? तेरी छोटी भाभी की छोटी बहन है सची, उसको तूने देखा नहीं है तो सची को देखने की आवश्यकता भी नहीं है। अभी थोड़ी ही देर पहले मैं बहन से कह रहा था कि वैसी लड़की को जो पसंद नहीं करता उसे शादी ही नहीं करनी चाहिए। बचपन में बाएं पैर में घाव की चीरफाड़ हुई थी, इसलिए उस पैर को जरा खींच कर चलती थी।
उस बात पर अभी अभी मैं बहन से कहने जा रहा था कि जरा सा दोष, थोड़ी सी त्रुटि यदि आत्मीय होकर दिवाकर क्षमा नहीं कर सकता तो दूसरा कोई कैसे करेगा। इसके अलावा छोटे मोटे दोष तो लेकर हल्ला गुल्ला मचाना तो उच्च शिक्षा का फल नहीं है, यह तो नीचता है। निर्दोष त्रुटिहीन इस जगत में कोई चीज़ मिलती ही नहीं। ऐसी चीज़ की आशा करके बैठे रहना और पागलपन एक ही बात है। दिवा इसको समझता है और तुमसे कहता ही क्या है बहन, दिवाकर के साथ शादी होगी। सुन लेने पर सुरबाला के आनंद की सीमा ही नहीं रही। ओह, शायद तेरा समय नष्ट हो रहा है तो इस समय तू जा, मैं भी ससुर जी को पत्र लिखता हूँ। इतना कहकर उपेंद्र उठे और महेश्वरी को इशारा करके चले गए। महेश्वरी मुँह नीचा किए भात चलाने लगी और दिवाकर अवाक होकर खड़ा रहा। बड़ा तूफान जैसे खरपतवार धूल बालू सब उड़ा कर ले जाता है, उपेंद्र वैसे ही विघ्न बाधा आपत्ति अस्वीकृति को अपनी इच्छा के अनुसार उड़ाकर लेते गए। मौन होकर दोनों यही सोचने लगे। बहुत देर तक भी जब कोई बात नहीं उठी तब दिवाकर बोला, यह सब क्या है जीजी? महेश्वरी ने बिना मुंह ऊपर उठाए कहा, सब तो तूने सुन ही लिया। दिवाकर ने पूछा, इतनी हड़बड़ी क्यों? महेश्वरी ने कहा, सची के विवाह की उम्र बीत रही है और अगले वर्ष एकदम ही लगन नहीं है। इसके बाद दिवाकर के दिमाग में कोई भी बात नहीं आई, किंतु उसको याद आया कि उपेंद्र इस समय पत्र लिख रहे हैं। थोड़ी देर बाद ही आवश्यक पत्र को लेकर नौकर डाकखाने दौड़ जाएगा। वह किसी दिन भी विवाह न करेगा, यही उसके जीवन का संकल्प रहा है। वह संकल्प इस तरह एकाएक एक लम्हे में उड़ता चला जा रहा है। यह स्मरण आते ही वह घबरा कर उपेंद्र के कमरे की ओर चला गया। कमरे में घुसते ही सुरबाला अपने अप्रसन्न मुंह पर सिर का कपड़ा खींचकर अलमारी के किनारे हट गई। उपेंद्र मेज के पास कागज़ कलम लेकर बैठे हुए थे। मुँह उठाकर उन्होंने पूछा, फिर क्या? दिवाकर जो कुछ कहने आया था उसको अच्छी तरह सोचने विचारने का समय भी उसे नहीं मिला और आंचल का एक छोर अलमारी के एक तरफ दिखाई देने लगा। वह चुपचाप खड़ा रहा। उपेंद्र ने पूछा, क्या है रे? दिवाकर ने कुछ कहकर अलमारी की तरफ दृष्टि फेरी। उपेंद्र ने उस संकेत को देखते हुए भी नहीं देखा। बोले, मेरे पास वक्त नहीं है दिवा। दिवाकर ने पास आकर कहा, इतनी जल्दबाजी किस लिए? उपेंद्र बोले, नहीं जल्दबाजी तो नहीं है, अब भी जैसे ही हो, करीब 2 महीने का वक्त है। तेरा इम्तहान हो जाने पर तो फिर आज ही पत्र लिखने की क्या आवश्यकता है? कुछ दिन बाद लिखने से भी तो काम चल सकता है, लेकिन कुछ दिन बाद लिखने से क्या सुविधा होगी? दिवाकर ने धीरे से कहा, सोच विचार कर देख लेना उचित है। उपेंद्र ने कहा, उचित तो है ही। तुम ब्याह की चिंता में सोच विचार करो, तुम्हारे इम्तहान की चिंता मैं करूं, लेकिन ऐसा दायित्व ग्रहण करने के पहले विज्ञ व्यक्ति की भांति कुछ कहना आवश्यक है। अच्छा, तुम कुर्सी पर बैठ जाओ, सोच विचार करके क्या देखना चाहते हो, मैं भी तो सुनूं। दिवाकर चुप ही रहा। उपेंद्र ने कहा, देखो दिवाकर, कोई भी बात क्यों न ली जाए, अंत तक सोच विचार करना मनुष्य की शक्ति में नहीं है। कितने ही बड़े विद्वान पंडित क्यों न हो, अंतिम फल भगवान के हाथ में ही होता है। फिर भी पहले से जो कुछ सोच विचार करके देख लिया जा सकता है उसके लिए तो आधा घंटा से अधिक समय नहीं लगता। कुछ दिनों का समय चाहते हो ना? दिवाकर बोला, सभी क्या इतनी जल्दी सोच विचार कर सकते हैं, लेकिन यह याद रखने की आवश्यकता है, बिखरी हुई इधर उधर की चिंताओं का अंत भी नहीं है और उसकी मीमांसा भी नहीं होती। 2-4 दिनों में ही क्यों, 2-4 वर्षों में भी निश्चय नहीं होता। फिर भी इस संबंध में मोटे तौर से जो कुछ लोग विचार करके देखते हैं वह यही है कि प्रतिपादन कर सकूंगा या नहीं, लेकिन सची से ब्याह कर लेने पर यह चिंता तो तुमको किसी दिन भी करनी न पड़ेगी। दूसरी बात है नापसंद की, गो की निर्णय एक की और से दूसरा नहीं कर सकता। क्या तू यही बात सोच रहा है? सची की सुंदरता का संकेत होने से दिवाकर को बहुत ही लज्जा मालूम हुई। वह बोल उठा, नहीं, बिल्कुल नहीं।
तब तो ठीक ही हुआ, क्योंकि वह बात कितनी ही अंतःसार शून्य क्यों न हो, बाह्य आडंबर ही तो है। पहले ही सुंदरता की जो बात आ जाती है वह मनुष्य के अंदर और बाहर ऐसा जादू कर देती है कि उसकी अच्छाई बुराई का अत्यंत सावधानी से निर्णय करना ही मुख्य वस्तु हो जाती है। असल में वह तो कुछ भी नहीं। जिस वस्तु को न पाकर लोग सारा जीवन हाय हाय करते हैं वह आड़ में ही रह जाता है। पसंद करने की जो सारी सामग्री है उस वस्तु को प्राप्त न करने से संसार विफल हो जाता है। उसके ऊपर तो जोर नहीं चल सकता। इसके लिए बिना परीक्षा के ही, बिना विचार के ही भगवान की दुहाई देकर लोग ग्रहण करते हैं, और जो कुछ भी नहीं है 2-4 दिनों में ही जो वस्तु नष्ट हो सकती है, नेत्र उठाकर देखने से ही जिसके दोष गुण पकड़े जा सकते हैं, उसकी परीक्षा का फिर कोई अंत ही नहीं रहता। दिवाकर 15.5 आना की ओर से यदि आंखें बंद कर सकते हों तो शेष 2 पैसे के लिए गुरुजनों का अबाध्य होकर विरोध मत करो। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल से उज्जवलतर हो। किसी दिन तुम इस बात को मत भूलना कि सुंदरता ही मनुष्य के लिए सब कुछ नहीं है, या सिर्फ सुंदरता का जिक्र करना ही विवाह का उद्देश्य नहीं है। दिवाकर सिर झुकाकर चुप हो रहा। उपेंद्र भी बड़ी देर तक चुप रहकर अंत में बोले, तो अब तू यहाँ से जा। दिवाकर ने सिर झुकाकर धीरे धीरे कहा, मेरी रुचि नहीं है छोटे भैया, मुझे क्षमा करो, खासकर बड़े आदमी की लड़की। इस तरह के उत्तर ने पल भर के लिए उपेंद्र को अभिभूत कर दिया। वह अल्पभाषी दिवाकर की बातों का गुरुत्व समझते थे, लेकिन किसी विषय में असफल होना भी उनका स्वभाव नहीं है। सामने के कागज कलम को एक तरफ हटाकर बोले, रुचि नहीं है, वह नहीं भी रह सकती है, लेकिन बड़े आदमी की लड़की का क्या अपराध है? दिवाकर ने कहा, अपराध नहीं है, लेकिन मैं गरीब हूँ। उपेंद्र ने कहा, इसका मतलब तो यह है कि गरीब के घर की लड़की तुम्हारा जैसा सम्मान या भक्ति करेगी, धनवान की लड़की वैसा न करेगी। लेकिन मैं पूछता हूँ, स्त्री का सम्मान या भक्ति पाने की कितनी समझ तुमको है? यह जिद पकड़ लोगे कि ब्याह करोगे ही नहीं तो वह दूसरी बात है, लेकिन दोष का भार दूसरे के कंधे पर रखकर अपनी गरीबी को जिम्मेदार मत ठहराओ। पुराण इतिहास तो पढ़ चुके हो, उनमें सीता, सावित्री प्रभृति साध्वी स्त्रियों का जो उल्लेख है वे राजा महाराजा के घर की लड़कियां होते हुए भी किसी दरिद्र घर की लड़की की अपेक्षा गुणों में कम नहीं थी। बड़े घरों की लड़कियों के विरुद्ध एक कहावत प्रचलित है, इसलिए उसको बिना विचार के ही मान लेना पड़ेगा। इसका कोई कारण मुझे दिखाई नहीं देता। दिवाकर के अलावा एक और श्रोता अत्यंत ध्यान लगाकर आड़ में रहकर सुन रही थी। उसके आंचल के छोर पर दृष्टि पड़ने के साथ ही उपेंद्र बोल उठे, बड़े आदमी के घर की एक और लड़की इस मकान में ही है। उसका आधा रूप गुण लेकर भी यदि सची आ जाएगी तो किसी भी पति को अपना सौभाग्य ही मान लेना चाहिए। कुछ देर चुप रहकर वह फिर बोले, रुचि नहीं है, तूने कहा था बचपन में पाठशाला जाने की रुचि तुम में नहीं थी, यह देख चुका हूँ। धर्म कर्म में किसी किसी की रुचि नहीं रहती, जन्मभूमि पर किसी को अरुचि रहती है। इसका यह अर्थ नहीं कि इन्हें प्रश्रय दिया जाए। अचानक उसी समय अलमारी के पीछे से चूड़ियों की आवाज़ सुनकर चकित होकर दिवाकर उठ खड़ा हुआ। क्षण भर में उसने क्या निश्चय किया यह वही जाने। सुरबाला के पास जाकर बोला, भाभी तुम कहो तो मैं छोटे भैया को पत्र लिखने को कह दूं। सुरबाला ध्यान से पति की बातें सुन रही थी। एक अनिर्वचनीय शांति और तृप्ति की तरंग उसकी समस्त इच्छाओं, समस्त कामनाओं और समस्त स्वतंत्रताओं को बहाकर पति की इच्छाओं के चरणों के नीचे आत्मसमर्पण करती जा रही थी। उसने कुछ भी निश्चय नहीं किया था, लेकिन आंचल से नेत्र पहुंचकर पति को लक्ष्य करके एकांत चित्त से कहा, वह कभी झूठ नहीं बोलते। मैं कह रही हूँ बबुआ, तुम लोगों का भला होगा और मैं भी सुखी होंगी। दिवाकर ने उपेंद्र के मुंह की ओर ध्यान से देखा। खुली खिड़की से काफ़ी प्रकाश उनके मुंह पर आ रहा था। उनके चेहरे पर न द्वेग है और न दुश्चिंता, अत्यंत पवित्र और मंगलमय प्रतीत हुआ। दिवाकर ने कहा, तुम जो अच्छा समझो वही करो, मेरा समय नष्ट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर वह धीरे धीरे बाहर चला गया। उसके चले जाने पर सामने की आराम कुर्सी पर आकर सुरबाला बैठ गई। दोनों सजल नेत्रों को पति के मुंह पर रखकर बोली,
तुम क्षमा करो, मैंने गलत समझ लिया था। तुम जो कुछ करना चाहते हो उससे सची की भलाई होगी। इस बार तुम मुझे माफ़ कर दो। उपेंद्र ने पत्र समाप्त करते हुए हंसकर कहा। अच्छा। उसके बाद से दिवाकर सिर्फ विवाह की बात सोचने लगा। सची कैसी है, क्या करती है, क्या सोचती है, क्या पढ़ती है, उसके साथ विवाह होने से कैसा व्यवहार करेगी, यही सब। रात के समय पढ़ने लिखने में बहुत ही बाधाएं पड़ने लगी। आज उसका मन मतवाला हो उठा। स्पष्ट रूप से कुछ उपलब्ध न कर सका। केवल आकाश कुसुम की तरह मन उछलता रहा। किसी काम में मन न लगा। परीक्षा के भय ने चाबुक की तरह जितनी बार उसको वापस लाकर पढ़ने में नियुक्त किया, उतनी बार ही वह उससे भागकर और दूसरी तरफ स्वप्नों की रचना करने लगा। बहुत देर तक इस विद्रोही मन के पीछे पीछे दौड़ धूप करके कुछ भी न पा सकने पर दिवाकर अनुमान करने लगा कि उसका समय व्यर्थ नष्ट होता जा रहा है। लेकिन क्या ही अभूतपूर्ण परिवर्तन था। किस चीज़ के नशे ने उसको एकाएक ऐसा मतवाला बना दिया। उसका कारण ढूंढे जाने पर जो बात उसे याद पड़ गई, अत्यंत लज्जा के साथ दिवाकर ने उसका प्रतिवाद करके दृढ़ भाव से यही बात कही कि इसमें मेरी इच्छा नहीं है, अत्यंत घृणा और अरुचि है। यदि पूजनीय किसी की मान की रक्षा करनी पड़े तो अत्यंत उदास भाव से करेगा। इतना कहकर उसने दोगुने आग्रह के साथ ऊंचे स्वर में पढ़ना आरंभ कर दिया। लेकिन आज मन को संयम में रखना कठिन हो गया। जिस खेल के बीच से चला आ रहा है, जिस आकाश कुसुम की आंधी माला कूद कर फेंक गई है और बेबसी में सबक याद कर रहा है, उसको ख़त्म करने का अवसर वह प्रति क्षण खोजता हुआ घूमने लगा। इसके अलावा यह जो कल्पना की बसंती हवा अभी अभी उसके शरीर को स्पर्श कर गई है, वह कितना मधुर है। उसके चारों ओर सौंदर्य की सृष्टि हो रही थी। वह कितना सुंदर है। सूर्य की ओर मुँह उठाकर आंखें बंद कर लेने पर जिस प्रकार प्रकाश का संचार विचित्र वर्णों में अनुभव होता है, पढ़ने की तैयारी के बीच अस्पष्ट माधुर्य धीरे धीरे उसके शरीर में व्याप्त होता गया। कंठ स्वर मंद से मंदतर और दृष्टि क्षीण से क्षीणतर होता गया। यह धड़पकड़ वाद विवाद के बीच एक नए खेल में मशगूल हो गया। उसकी आंखों के सामने असंख्य प्रकाश, कानों के पास अगणित वाद्य और मन के बीच विवाह का विराट समारोह अवतीर्ण हो गया। इसके केंद्र स्थल में अपने को दूल्हा के रूप में कल्पना कर रोमांचित हो उठा। इसके बाद जो कुछ सुना था, जो कुछ देखा था, वह सब जादू की तरह मन के भीतर से विभिन्न रंगों में बहुत तेजी से उड़ गया। कहीं भी वह स्थिर न रह सका। कुछ देर ठीक तौर से हृदयंगम न कर सका। केवल आश्चर्य भरे पुलक से स्वप्नाविष्टि की भांति स्तब्ध होकर बैठ गया। विपिन के निमंत्रण से लौटकर आने के बाद दूसरे दिन आकंठ प्यास लिए सतीश नींद टूटने पर जब बिछौने पर उठ बैठा, तब दिन के 10 बज चुके थे। तब भी उसका कमरा बंद था। आज प्रातःकाल से ही मेघ शून्य आकाश में धूप अत्यंत प्रखर होकर उग चुकी थी। उस तेज गर्मी से जंगले दरवाजे गर्म हो जाने से इस बंद कमरे का भीतरी भाग कैसा असहनीय हो उठता था, इसका पता स्वयं उसको न रहने पर भी इसका सारा शरीर इसका प्रमाण दे रहा था। पूरा बिछौना पसीने से भीग चुका था। सतीश उठ बैठा और घबराकर सिरहाने की खिड़की खोल देने के साथ ही एक झलक धूप उसके चेहरे और शरीर पर पड़कर उसको एक क्षण में तपा कर चली गई। रात भर नशे में मतवाला रहने के बाद सवेरे 10 बजे नींद टूटने की ग्लानि शराबी ही समझ पाते हैं। इस ग्लानि को दूर करने के लिए सतीश ने पुकारा, बिहारी। बिहारी दौड़कर हाजिर हुआ। सतीश बोला, जल्दी से एक गिलास पानी तो ले आ। बिहारी ने पूछा, तंबाकू देने की आवश्यकता न पड़ेगी? नहीं, पानी ले आ। स्नान नहीं कीजिएगा? अभी नहीं, तू पानी ले आ। फिर भी बिहारी नहीं गया। बोला, संध्या उपासना के संकेत से सतीश आग बबूला होकर बोला, बदमाश कहीं का, जा पानी ले आ। डांट खाकर बिहारी पानी लाने के लिए नीचे चला गया। रसोई घर के बरामदे में बैठकर सावित्री सुपारी काट रही थी। मुस्कुराहट के साथ उसने पूछा, सतीश बाबू ने तंबाकू देने को कहा है? बिहारी ने मुँह बनाकर कहा, नहीं, पानी चाहिए। स्नान किया नहीं, संध्या की नहीं, फिर पानी क्या होगा?
बिहारी ने व्यथित होकर कहा, मैं क्या जानूं, हुक्म हुआ कि पानी चाहिए, ले जा रहा हूँ। सावित्री सरोता रख कर उठ खड़ी हुई, बोली, अच्छा मैं ही ले जा रही हूँ, तुम थोड़ी सी बर्फ़ ले आओ। बिहारी पैसे लेकर बर्फ़ लेने चला गया। सावित्री ने ऊपर जाकर कहा, जाइए स्नान कराइए, मैं तब तक संध्या का स्थान ठीक कर रखती हूँ। सतीश मन ही मन झुंझलाकर बोला, कहाँ है बिहारी? सावित्री हंस रोक कर बोली, वह बर्फ़ लेने गया है। बाबू, अपराध करके सज़ा भोगना अच्छा है, इससे प्रायश्चित हो जाता है। आप क्या संध्या पूजा किए बिना किसी दिन पानी पीते हैं कि आज ही पानी के लिए हल्ला कर रहे हैं? जाइए, देर न कीजिए। सावित्री के सामने प्रतिवाद करना निरर्थक समझकर सतीश उठ पड़ा और तौलिया कंधे पर रख कर स्नान करने के लिए चल दिया। भोजन के बाद सतीश फिर एक बार ज्यों ही सो रहने की तैयारी करने लगा, त्यों ही सावित्री आकर दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई। उसको जैसे देखा ही नहीं है, ऐसा रुख दिखाकर सतीश दीवार की ओर मुंह फेर कर सो रहा। सावित्री ने मन ही मन हंसकर कहा, रात की सारी बातें बाबू को याद है या नहीं, यह जान लेने के लिए मैं आई हूँ। सतीश चुप रहा। सावित्री ने कहा, नींद टूटने पर एक बार बुला लीजिएगा, उन सबको एक बार याद करा जाऊंगी। इतना कहकर वह चली गई। पिछली रात की सारी घटनाएं याद रखना सतीश के लिए संभव भी नहीं है। वे याद भी नहीं थी। विपिन बाबू के जलसे से वह किस तरह आया था, किसके साथ आया था, आकर क्या किया था, वे सारी बातें उसके मन में इधर उधर बिखर गई थी और अस्पष्ट हो गई थी। इस अस्पष्टता को स्पष्ट कर कह देने की इच्छा उसको बिल्कुल ही न रही। ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक अनिश्चित लज्जा उसको मानो किसी प्रकार भी कदम बढ़ाने नहीं दे रही थी। उसको संध्या काल की घटना ही याद थी। यही अब तक उसकी मेघाच्छन्न स्मृति के आकाश में शुक्र तारा की भांति चमक रही थी। लेकिन अधिकतर ज्योतिषमान दुष्ट ग्रह भी उस बादल की ओट में ही उगा हुआ है। उसकी ओर सावित्री के इंगित ने उंगली का संकेत करने के साथ ही उसकी नींद मरुभूमि की भाप की तरह उड़ गई। कल संध्या को हतबुद्धि होकर उसने चिराग बुझा दिया था। इसका फल अंत तक किस तरह प्रकट होगा, उस संबंध में उसके मन में यथेष्ट उत्कंठा बनी हुई थी। फिर भी उसमें उसका कोई दोष भी नहीं था। इस कारण उसको दुर्भाग्य कहकर वह एक तरह सांत्वना प्राप्त कर रहा था और अपराध न करने में जो एक सच्ची शक्ति छिपी रहती है, वह शक्ति उसके अनजाने में भी उसको प्रश्रय दे रही थी। लेकिन सावित्री इस समय जो बात कह गई, जिस अंधकार के बीच रास्ता दिखा गई, उसके बीच प्रवेश करने का साहस उसको कहाँ था। उसका मतवाला बन जाने की अभिज्ञता थी जरूर, पर बेहोश हो जाने की अभिज्ञता वह कहाँ से लाता। वह किस तरह अनुमान करे कि उसने क्या किया था, क्या नहीं किया था। कितने ही मतवालों को कितने ही विचित्र कार्य करते हुए उसने अपने नेत्रों से देखा है। अब अपने बारे में किस काम को वह किस साहस से असंभव कहकर दूर हटा देगा। इसलिए संभव असंभव समस्या उसके लिए जितनी जटिल बनती गई, उसका दुखी मन उतना ही संभव असंभव के बीच रेखा खींच देने के लिए प्रयत्न करने लगा। फिर उसके दिमाग से आग जल उठी। वह फिर एक बार उठ बैठा और जीवन में शराब न छूने की प्रतिज्ञा पुनः एक बार करके उसने प्रायश्चित किया। खिड़की में से सतीश ने पुकारा, बिहारी। बिहारी राखाल बाबू के बिछौने को धूप में डाल रहा था। आवाज़ सुनकर वह पास आकर खड़ा हो गया। सतीश ने कहा, अच्छा तू जो काम कर रहा है कर, सावित्री से कह दे एक गिलास पानी दे जाए। बिहारी ने कहा, मैं ही ला देता हूँ, वह अभी संध्या पूजा कर रही हैं। सतीश ने आश्चर्य में पड़कर पूछा, क्या संध्या कर रही हैं? जी हाँ, वह तो नित्य करती हैं। एकादशी के दिन एक बूंद पानी भी नहीं पीती, मछली भी नहीं खाती। भले घर की लड़की है ना? सतीश ने आश्चर्य के साथ पूछा। भले घर की? क्या कह रहा है? हाँ बाबू, भले घर की। इतना कहकर बिहारी पानी लाने जा ही रहा था कि सतीश ने पुकार कर पूछा, सावित्री यदि रात को भात नहीं खाती तो क्या खाती है? और क्या खाएगी बाबू? कुछ रहने से किसी दिन थोड़ा सा जल भी पी लेती है, न रहने पर कुछ भी नहीं खाती पीती। बासे का और कोई यह बात जानता है? बिहारी ने कहा, रसोईया महाराज जानता है, मैं जानता हूँ और कोई नहीं जानता। उन्होंने बताने की मनाही कर रखी है। सतीश ने कहा, अच्छा तू जाकर पानी ले आ। बिहारी के दो एक कदम जाते ही सतीश ने फिर पुकारा, बिहारी जी भले घर की है, तूने यह बात कैसे जानी?
जानता हूँ बाबू, भले घर की लड़की है, केवल किस्मत के चक्कर से। अच्छा तू जा पानी ले आ। बिहारी के चले जाने पर सतीश बिछोने पर औंधा लेट कर सोचने लगा। सावित्री का साधारण दासी की श्रेणी में मानने से उसके मन में एक तरह की व्यथा पहुंची थी। किस लिए? उसका मन हीनता और गुप्त लांछना के दबाव से चुपचाप सिर झुका लेता था। उसको वह कुछ भी समझने में समर्थ नहीं हो रहा था। आज बिहारी के मुंह से केवल इतना ही परिचय पाकर आनंदपूर्ण आश्चर्य से ही नहीं, बल्कि उसका समूचा मन मानो किसी अपरिचित के बाहुपाश से अकस्मात मुक्ति पाकर पवित्र होकर बच गया। उसने बिहारी की बात को संपूर्ण सत्य कहकर ग्रहण करने में एक क्षण की द्विधा भी नहीं की। पानी लाने में विलंब हो रहा है सोचकर वह थोड़ी देर तक चुप हो रहा तो भी बिहारी दिखाई न पड़ा। प्यास के मारे उसे कष्ट मालूम होने लगा। फिर एक बार बिहारी को बुलाने की इच्छा करके वह जैसे ही उठ बैठा, वैसे ही उसने देखा कि पानी का गिलास लिए सावित्री आ रही है। इस आचार परायण अभाग्नि को उसने आज नई आंखों से देखा और उस क्षण भर के दृष्टिपात से ही उसका हृदय करुणा और श्रद्धा से भर उठा। जो बात किसी दूसरे समय उसके मुंह से निकलने में रुकावट पड़ती, इस समय रुकावट नहीं पड़ी। पानी पीकर वह बोला, बहुत बातें हैं। सावित्री चुपचाप देखती रही। सतीश ने कहा, पहली बात है, मुझे क्षमा करना पड़ेगा। सावित्री ने शांत स्वर से पूछा, दूसरी बात? सतीश ने कहा, कल कब किस तरह मैं आया था बताना पड़ेगा। सावित्री ने जवाब दिया, रात के अंतिम पहर में गाड़ी पर चढ़कर। उसके बाद रास्ते पर ही सो रहने का प्रबंध किया था। अच्छा काम नहीं किया। उठाकर कौन ले आया? मैं। और कौन था? इतने बड़े जड़ पदार्थ को किस तरह ऊपर उठाया गया? सावित्री ने हंसकर कहा, आप डरे नहीं, बासा में किसी को कुछ मालूम नहीं। सतीश ने गहरी सांस लेकर कहा, मैं बच गया, लेकिन तुम्हारे साथ मैंने किसी तरह का दुर्व्यवहार तो नहीं किया? नहीं। सतीश ने खुश होकर कहा, तो फिर किस बात की याद दिला देना चाहती थी? आपकी शपथ। आपने शराब न छूने की शपथ ली थी। शपथ मैं क्यों लेने गया? इस तरह दुर्बुद्धि तो मुझे होने की बात नहीं है, शायद मेरी बात से हो रही थी। सतीश ने अपने कंठ स्वर को धीमा करके कहा, मुझे याद आ रही है सावित्री, मैंने तुमको छूकर शपथ ली थी ना? सावित्री निरुत्तर रही। सतीश ने कहा, यही होगा, लेकिन कल संध्या की बातें याद हैं? इस बार सावित्री हंस पड़ी, गर्दन हिलाकर बोली, हाँ है, लोग जान लेंगे शायद। फिर क्या उपाय होगा? सावित्री ने सहसा गंभीर होकर कहा, होगा फिर क्या, किसी दूसरे भाषा पर या अपने घर चले जाइए। तुम? सावित्री के मुख पर किसी प्रकार की घबराहट नहीं दिखाई पड़ी। शांत भाव से वह बोली, मुझे चिंता नहीं, इस बासे के बाबू लोग रखें तो अच्छा ही है, न रखेंगे तो और कहीं काम की चेष्टा करके चली जाऊंगी। जहां मेहनत करूंगी वहीं दो कोर खाना पा जाऊंगी। और कुछ कहना है? सतीश का समस्त मन जैसे पहाड़ से लुढ़क कर नीचे जड़ में गिरकर बिल्कुल ही चूर चूर हो गया। उसके यहाँ रहने न रहने से सावित्री का कुछ बनता बिगड़ता नहीं। इस संबंध में वह बिल्कुल ही उदासीन है। उसने गर्दन हिलाकर बताया, और उसको कोई बात कहनी नहीं है, क्योंकि सावित्री के इस निशंक संक्षिप्त उत्तर के बाद और कोई प्रश्न ही उसके मुंह में नहीं आया, जबकि कितनी ही बातें उसको कहनी थी। सावित्री खाली गिलास लेकर चली गई। सतीश चुपचाप बैठा रहा। हाय रे मनुष्य का मन, यह किस चीज़ से टूट जाता है, किससे बन जाता है, इसका कोई तत्व खोजने पर नहीं मिलता। यह कितने आघात से बिल्कुल ही धरती पर लौट जाता है, फिर कितने प्रचंड आघात को भी हंसते हुए सह लेता है, इसका कोई हिसाब ही नहीं मिलता। फिर भी इसी मन को लेकर मनुष्य के अहंकार की सीमा नहीं है, जिसको वश में नहीं किया जाता, जिसको पहचाना तक नहीं जाता। किस तरह अपना कहकर उसके मन को खुश रखा जा सकता है, कैसे उसे लेकर घर संभालने का काम चल सकता है। सावित्री के चले जाने पर भी सतीश वैसे ही बैठा रहा। उसका हृदय दुख कष्ट से नहीं, किसी प्रकार की एक जलन से मानो जलने लगा। जिसको प्यार करता हूँ वह यदि प्यार न करे, यहाँ तक कि घृणा भी करे, तो वह घृणा भी सही जा सकती है, लेकिन जिसका प्यार मुझको मिल गया है, ऐसा विश्वास हो जाने पर फिर वह उस विश्वास को टूट जाना ही सबसे शोचनीय अवस्था मानी गई है। पूर्व स्थिति व्यथा ही देती है, लेकिन दूसरी स्थिति व्यथा भी देती है, अपमान भी करती है। फिर इस व्यथा का प्रतिकार नहीं है, इस अपमान की शिकायत नहीं है। वेदना का कारण खोजने पर जब मिलता ही नहीं है, तभी व्यथा ऐसी असहनीय हो जाती है।
बहरहाल सावित्री के इस निश्चित और सरल कर्तव्य निर्धारण ने सिर्फ एक बार उसके ही हृदय के चित्र को खोल नहीं दिया, उसने सतीश के हृदय के चित्र को भी खींचकर बाहर के प्रकाश में पहुंचा दिया। इन दोनों चित्रों को आसपास रखकर वह स्तंभित हो रहा। उसने निश्चित रूप से जान लिया था कि सावित्री प्यार करती है, वह प्यार नहीं करता। अब उसने देखा कि ठीक उसका उल्टा, वह प्यार करता है, सावित्री नहीं करती। इस घृणित बात को स्वीकार करने में केवल लज्जा से ही उसका सिर नीचा नहीं हुआ, बल्कि अपने मन की इस नीच प्रवृत्ति से उसको अपने ऊपर घृणा उत्पन्न हो गई। उसकी पिछली रात के सब काम लज्जाजनक थे, इसमें संदेह नहीं। उसके जीवन में ऐसी अनेक बातों की अनेक लज्जाएं जमा होकर पड़ी हुई हैं, यह सच है, लेकिन इस नीचता की तुलना में वे सभी तुच्छ हो गई। इस बासे में तो एक दिन ही रहना चल नहीं सकता। यहाँ रहने न रहने के संबंध में वह बिल्कुल ही उदासीन नहीं है, यह बात तो वह किसी तरह भी स्वीकार न कर सकेगा। वह कठोर प्रतिज्ञा कर बैठा कि वेदना के भारी बोझ से अगर उसका मन टूटकर टुकड़े टुकड़े भी हो जाए तो भी नहीं, किसी प्रकार भी इस नीचता को प्रश्रय देकर वह नीचे के पथ में नहीं जाएगा। दिन ढलता जा रहा था, लेकिन कमरे के अंदर सतीश को इसका होश नहीं था। एकाएक बासे पर लौटने वाले किरानियों तथा पास पड़ोस की आहट से वह चकित सा होकर खिड़की के बाहर झांक लेने के लिए बिछौना छोड़कर उठ पड़ा और उसी दम एक कुर्ता पहनकर चादर कंधे पर डालकर नज़र बचाए चुपके से बाहर निकल गया। अभी तुरंत ही हाथ मुंह धोने का आग्रह लेकर सावित्री आ जाएगी और जलपान के लिए हट करने लगेगी। आज उसको जरा सी भी भूख नहीं थी, लेकिन सावित्री इस बात पर किसी तरह भी विश्वास न करेगी। अनुरोध करेगी, परेशान करेगी, हो सकता है कि अंत में क्रोध करके चली जाएगी। यह सब मौखिक स्नेह के वाग वितंडा से आज पहली बार अपने को अकृत्रिम घृणा के साथ दूर हटा ले गया। रास्ते में घूमते घूमते संध्या के ठीक पहले एक गली के मोड़ पर एकाएक पीछे से उसने परिचित कंठ की पुकार सुनी। छोटे बाबू हैं क्या? सतीश खड़ा हो गया, बोला, हाँ। मोक्षता हो क्या? बहुत दिन पहले मोक्षता उसके पछाह के मकान में दासी का काम करती थी। छुट्टी लेकर कलकत्ता आने पर फिर वापस न जा सकी। उसने कहा, हाँ बाबू, मैं हूँ, मेरा एक पत्र आप पढ़ दोगे? सतीश हंसकर बोला, इतने बड़े शहर में एक पत्र पढ़वाने के लिए तुझे और कोई आदमी नहीं मिला दाई? पत्र कहाँ है? मोक्षता ने कहा, पत्र मेरे घर पर ही है बाबू। किसी अनजान आदमी से पढ़वाने का साहस नहीं हुआ, न जाने इसमें क्या लिखा हो। यूँ तो हमारे घर में ही एक लड़की है, वह पढ़ना लिखना जानती है, लेकिन उसको भी आज 2 दिन से नहीं देखा। इतनी अधिक रात को वह घर लौटती है कि वक्त नहीं मिलता। सतीश ने पूछा, कितनी दूर है तुम्हारा मकान? दासी ने कहा, यहाँ से थोड़ी ही दूर है, बड़े रास्ते के उस तरफ एक गली में है। अगर अपना पता ठिकाना बता दें तो किसी को साथ लेकर कल मैं ही चली आऊँ और पत्र पढ़वा जाऊँ। सतीश ने अच्छा कहकर अपना शोभा बाजार वाला पता बता दिया और कहाँ से किस तरह जाना पड़ता है समझाकर बताते बताते राह चलने लगा। कुछ देर चले जाने के बाद दासी एक जगह अचानक खड़ी हो गई और बोली, कहने का साहस मुझे नहीं होता बाबू, अगर एक बार चरणों की धूली आप दे दें। घर यहाँ से और अधिक दूर नहीं है। सतीश ने थोड़ी देर कुछ सोचकर कहा, अच्छा चलो। आज डेरे पर लौट जाने का उसका बिल्कुल ही मन नहीं था। रास्ते में घूमते घूमते रात अधिक हो जाने पर सावित्री अपने घर चली जाएगी तो अपने डेरे पर लौट जाऊंगा, यह निश्चय करके ही वह बाहर निकला था। इसलिए सहज ही में सम्मति देकर 2 गलियों को पार करके वे दोनों मिट्टी के बने 2 मंजिले मकान के सामने जा खड़े हुए। तनिक खड़े रहिए कहकर मोक्षता अंदर घुसी और शीघ्र ही एक मिट्टी के तेल की डिबिया हाथ में लिए लौट आई और रास्ता दिखाती हुई सतीश को अपने साथ ले गई। उस तरफ के कोने के कमरे में एक छोटे स्टूल पर डिबिया में बत्ती जल रही थी। उसी कमरे को दिखाकर उसने कहा, जरा बैठिए, मैं तंबाकू चढ़ाऊं। इस छोटे से कमरे की सफाई देखकर सतीश ने आराम अनुभव किया। एक तरफ छोटी सी चौकी पर मंजे घिसे कितने ही पीतल कांसे के बर्तन चमक रहे थे और उसके पास ही एक रस्सी पर कुछ कपड़े व्यवस्थित टंगे हुए थे। ताक पर एक टाइम पीस रखी थी जिसमें 8 बजे थे। सतीश ने चौखट के बाहर जूते खोलकर रख दिए, चौकी पर बिछे हुए सफ़ेद बिछोने पर जाकर बैठ गया और कमरे के दूसरे असबाबों की मन ही मन जांच करने लगा। पहली ही दृष्टि पड़ गई एक छोटी सी अलमारी पर, उसमें कुछ पुस्तकें सजा कर रखी हुई थी। सतीश उठकर गया
और एक पुस्तक ले आया और पहला पन्ना उलटने के साथ ही उसने देख लिया कि अंग्रेजी में भुवन चंद्र मुखोपाध्याय लिखा हुआ है। उस पुस्तक को रखकर और 3-4 पुस्तकें वही एक नाम देखकर पुस्तकें यथास्थान रखकर वह फिर बैठ गया। मोक्षदा हुक्के पर तंबाकू चढ़ा कर ले आई। सतीश ने हुक्का थाम कर कहा, तुम्हारा कमरा बहुत साफ सुथरा है, उठने का मन नहीं होता। मोक्षदा ने मुस्कुराकर कहा, उठिएगा क्यों बाबू, बैठिए, यह कमरा मेरा नहीं है, यह एक दूसरी लड़की का है। सतीश ने पूछा, वह कहाँ है? मोक्षदा ने कहा, वह बाबू लोगों के एक डेरे पर काम करती है, लौटने में प्राय ही रात हो जाती है, इसलिए कमरे की चाबी मेरे ही पास रहती है। मुझे मौसी कहकर पुकारती है। सतीश ने कहा, भले ही पुकारती हो, लेकिन भुवन बाबू कब आएंगे? दासी ने आश्चर्य में पढ़कर पूछा, कौन भुवन बाबू? भुवन मुखर्जी, पहचानती नहीं हूँ? सहसा दासी ने दोनों भुएं चढ़ाकर कहा, ओह हमारे मुखर्जी, नहीं नहीं, उनको आना नहीं पड़ेगा। क्यों, क्या मर गए हैं? दोनों आंखें चमकाकर मोक्षदा ने कहा, नहीं, मर नहीं गए, लेकिन मर जाने से ही अच्छा होता। ठहरे ब्राह्मण वर्णों के गुरु हम लोगों के मस्तक के मणि हैं, नारायण तुल्य हैं, उनके प्रति अभक्ति नहीं करती, उनके चरणों की धूली लेती हूँ, लेकिन किसी दिन भेंट होने पर 3 झाड़ू गिनकर मुंह पर मारूंगी, तभी मेरा नाम मोक्षदा है। सतीश हंसकर बोला, क्रोध के आवेश में ब्राह्मण आदमी की अभक्ति करके कहीं मार मत बैठना, खूब भक्ति के साथ गिन कर मारोगी तो पाप न लगेगा। लेकिन वह है कौन? मोक्षदा ने कहा, उस आदमी का परिचय क्या दूँ बाबू? वह आदमी नहीं, जानवर है। इस लड़की को जिस राह में वह बिठा गए बाबू, यह कोई अपने आदमी का काम है? छी छी, गले में डालने को रस्सी नहीं मिली। सतीश ने कौतूहल के साथ पूछा, वह है कौन? उन्होंने क्या किया है? सहसा कमरे के बाहर से जवाब आया, जिस आदमी को आप नहीं पहचानते उसके विषय में सिर्फ जान लेने से क्या लाभ होगा? सतीश चौंक पड़ा। मोक्षदा ने मुंह फेर कर कहा, साबी है क्या? कब आई तू? सावित्री ने कमरे में घुसकर कहा, अभी आई हूँ। बाबू को तुम कहाँ पा गई मौसी? मोक्षदा ने कहा, ये ही हमारे छोटे बाबू हैं सावित्री। आज 2 दिन हुए बहू जी का एक पत्र मुझे मिला है, उसको पढ़वा नहीं सकी, इसलिए कहा अगर बाबू दया करके चरण रज दे दें। सावित्री ने कहा, तो चरण रज तुम्हारे कमरे में न देकर मेरे कमरे में क्यों? मोक्षदा ने नाराज होकर कहा, तो फिर क्रोध क्यों करती हो सावित्री? मेरे कमरे में तो भले आदमी को बैठाया नहीं जा सकता, इसलिए तेरे कमरे में बैठाया है। कितने बड़े घराने के ये लोग हैं, यह तो खुशी की बात है, नाराज क्यों हो रही है? सावित्री ने हंसकर कहा, क्यों नाराज होंगी मौसी, लेकिन खाली चरण रज लेने से तो पाप होता है, जलपान कराना उचित है। हाँ ब्राह्मण महाराज, क्या आपको भूख लगी है? सतीश संकुचित हुआ बैठा था, सिर हिलाकर कहा, नहीं। सावित्री के अशिष्ट प्रश्न से विरक्त होकर मोक्षदा ने कहा, यह बात करने का कैसा तरीका है सावित्री? भले आदमी के साथ क्या इस तरह बातें की जाती है? सावित्री ने बलपूर्वक हंसी दबाकर कहा, यह कौन सी खराब बात है मौसी? अच्छा, अब उनकी भूख के बारे में कुछ पूछूंगी ही नहीं, तुम दुकान से कुछ जलपान खरीद लाओ, तब तक मैं जगह ठीक कर लेती हूँ। मोक्षदा भुनभुनाती हुई बकते बकते तेज कदम बढ़ाकर चली गई तो सावित्री ने कहा, कल रात से ही तो एक तरह उपवास ही चल रहा है, शाम को किस तरह आप भाग कर चले आए इसका भी पता मुझे नहीं चला। अब उठिए, संध्या पूजा करके कुछ खा लीजिए, इस अरगनी पर धुले कपड़े हैं, पहनकर मेरे साथ आइए, देर न करें, उठिए। सतीश ने सिर हिलाकर कहा, मुझे भूख नहीं है। सावित्री ने कहा, न रहने पर भी खाना पड़ेगा, इसका कारण है कि भूख नहीं है। इस बात पर मैंने विश्वास नहीं किया। दूसरा कारण? सतीश ने मुंह का भाव अत्यंत कड़ा बनाकर कहा, दूसरा कारण तो झूठ ही है, वही पहला सब कुछ है। सभी बातों में तुम्हारी जिद और ज़बरदस्ती रहती है, इस जिद के सामने किसी का उपाय नहीं चलता। सावित्री ने मुंह ऊपर उठाकर जरा हंसकर कहा, तो फिर झूठ मूठ की चेष्टा क्यों कर रहे हैं? सतीश ने और भी गंभीर होकर कहा, यह बात नहीं है सावित्री, आज मेरी चेष्टा किसी तरह भी झूठ न होगी, या तो अपना दूसरा कारण बताओ, नहीं तो सच कह रहा हूँ तुमसे, मैं किसी तरह भी यहाँ कुछ न खाऊंगा। सतीश की जिद देखकर सावित्री चुपचाप हंसने लगी। कुछ देर बाद धीरे धीरे बोली, मैं सोच रही हूँ आज आप आ कैसे गए? आज है मेरा जन्मदिवस, जबकि आपने दासी के घर में चरण रज दी है, तब खाली खाली आपको मैं नहीं छोड़ सकती। इतना कहकर सावित्री सहसा रुक गई, लेकिन उसके हृदय की गुप्त व्यथा उसी के कंठ स्वर के मुक्त मार्ग से इस तरह अचानक सतीश के सामने आकर खड़ी हो गई कि कुछ देर के लिए सतीश की बोध शक्ति
अचल हो गई। बुद्धिमती सावित्री इसको क्षण भर में अनुभव करके सारी बातों का सहज परिहास करके हंसकर बोली, भगवान ने आज आपको मेरा अतिथि बनाकर भेजा है, इसलिए खाना भी पड़ेगा और दक्षिणा भी लेनी पड़ेगी। देखती हूँ आज बिल्कुल ही जात नष्ट हो जाएगी। इतनी देर में सतीश की स्वाभाविक शक्ति लौट आई थी। उसने पूछा, सचमुच ही क्या आज तुम्हारा जन्मदिन है? सावित्री ने कहा, सचमुच। सतीश ने कहा, तो ऐसे दिन अगर मैं आ ही पड़ा हूँ तो दुकान की कुछ बासी मिठाइयाँ खाकर पेट न भराऊंगा। इसके अलावा ये सब चीज़ें तो मैं कभी खाता नहीं। सावित्री भी यह बात जानती थी। मन ही मन लज्जित होकर उसने कहा, लेकिन अब तो रात हो गई है। सतीश ने कहा, हो जाए रात, आज डेरे पर वापस जाकर झिड़कियाँ तो खानी न पड़ेगी। फिर आज ज़्यादा रात होने से डरूं क्यों? कुछ भी क्यों न हो, किसी प्रकार भी मैं नहीं खाऊंगा। तुमसे पार पाने का कोई रास्ता नहीं है, कहकर सावित्री उठकर चली गई। सतीश बैठा हुआ था, अब लेट गया। यह सुंदर कुटी और यह निर्मल सफ़ेद सैया छोड़कर किसी तरह भी जाने की उसे इच्छा नहीं हो रही थी। फिर भी आत्मसम्मान को अक्षुण्ण रख कर बैठे रहने का भी कोई अच्छा सा कारण नहीं मिल रहा था। अब खाना तैयार होने की देर की संभावना उसको भावी आसन्न कठिन उत्तरदायित्व में मानो छुटकारा दे गई। चलते समय सावित्री बाहर से जंजीर चढ़ा गई थी। इसको भी जैसे वह जान गया था। उसको तुम संभाषण को भी उसने उसी तरह लक्ष्य किया था। निर्जन कमरे में ये नवलब्ध दो तथ्य जादूगर और उसकी जादू की लकड़ी की तरह अपूर्व इंद्रजाल की रचना करने लगे। आज ही दोपहिया को जो सब प्यार के कूड़ा करकट उसके मन के भीतर से भाटे के खिंचाव से बाहर की तरफ बह गए थे, ज्वार के उल्टे स्रोत से फिर वे एक एक करके वापस आकर प्रकट होने लगे। आज ही दोपहर को आत्माभिमान के आघात की तीखी ज्वाला ने अपने मन की नीच प्रवृत्तियों की तरफ उसके नेत्रों को खोल दिया था। ज्वाला के ठंडा होने के साथ साथ वे नेत्र आप ही आप बंद हो गए। इसी तरह अपने को लेकर खिलवाड़ करते करते किसी समय शायद वह जरा सा सो गया था। एकाएक द्वार खुल जाने की आवाज़ से वह जाग उठा और देखा कि सावित्री मोक्षदा के साथ लिए कमरे में घुस रही है। मोक्षदा ने पत्र सतीश के हाथ में देकर कहा, देखिए तो बाबू, बहू ने लिखा क्या है? सतीश ने पढ़कर कहा, उन लोगों के लौटने में भी 2 महीने की देर है। मोक्षदा ने पूछा, और कोई बात नहीं है? सतीश ने पत्र लौटाकर कहा, नहीं, विशेष कुछ बात नहीं है। मेरी तनख्वाह के बारे में बाबू? नहीं, वह बात नहीं लिखी है, रुपए की बात नहीं लिखी है। सुनकर मोक्षदा ने मन ही मन अत्यंत कूड़कर पत्र के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, यह बात रहेगी क्यों? रहेगी जितनी सब बेकार की बातें। दीजिए पत्र। सावित्री, कल पत्र का उत्तर लिख देना तो। हाँ, बाबू को खाना कब दोगी? रात नहीं हुई है क्या? सावित्री ने कहा, यह ठहरे ब्राह्मण समाज के संध्या पूजा करेंगे या यूं ही खा लेंगे? मोक्षदा ने कहा, यह क्या अपने पुरोहित समाज है या बाबा जी हैं कि पूजा आदि करके खाएंगे? सतीश हंसकर बोला, क्या दाई, तुम सब भूल गई? मैं तो सदा ही संध्या पूजा करता हूँ। मोक्षदा को शायद एकाएक बात याद आ गई। झेप कर बोली, हाँ हाँ, ठीक बात है। सावित्री की तरफ घूमकर बोली, देख तो बेटी, जल्दी बाबू के लिए जगह ठीक कर दे, तेरे घर में तो सब ही ठीक ठाक है। कहकर मोक्षदा चली गई। 1 घंटे के बाद सतीश के भोजन के वक्त कमरे में कोई भी मौजूद नहीं था। अंधेरे बरामदे से यह देखकर मोक्षदा एकदम जल उठी। रसोई घर में जाकर देखा सावित्री चुपचाप बैठी हुई है। रुष्ट कंठ से उसने कहा, यह तेरी कैसी बुद्धि है सावित्री? यह क्या कंगाली भोजन हो रहा है? जो कुछ भी है खाने के लिए सामने डालकर निश्चिंत होकर बैठी हुई हो। सावित्री कुछ सोच रही थी, चौंक कर बोली, आवश्यकता पड़ने पर वह खुद ही मांग लेंगे। ऐसी बुद्धि न रहती तो फिर तू दासी का काम करने जाती, तू तो खुद ही नौकर नौकरानी रख लेती। सावित्री ने हंसकर कहा, खुद ही नौकरानी बनी हूँ, इसमें भी क्या दोष है मौसी? मेहनत करके खाने में तो शर्म नहीं है। मोक्षदा ने कुपित होकर कहा, कौन कहता है कि मेरी उम्र में भले ही न रहे, लेकिन तेरी उम्र में तो ज़रूर ही है। अच्छा रहे या न रहे, बाबू को जबकि खाने को कह दिया है तब बैठकर खिलाओ। मनुष्य का भाग्य बदलने में अधिक देर नहीं लगती। सावित्री जाने को तैयार होते होते ठिठक कर खड़ी हो गई। बोली, क्या बकबक कर रही हो मौसी? वह सुन लेंगे तो? मोक्षदा ने तुरंत ही अपना कंठ धीमा करके कहा, नहीं नहीं, सुन लेंगे क्यों? और एक बात तुझसे कहे रखती हूँ बेटी, भगवान ने जो 2 आंखें दी हैं उन दोनों को जरा खोले रखना।
घड़ी की चैन, हीरे की अंगूठी न रहने से ही किसी आदमी को छोटा मत समझ लेना। अच्छा कहकर सावित्री हंसती हुई चली जा रही थी। मोक्षदा ने फिर पीछे से पुकार कर कहा, सुनो तो सावित्री। सावित्री घूम कर खड़ी हो गई, बोली, क्या है? मेरे कमरे में चल, एक ढाका की साड़ी निकाल दूं, पहन कर जा। सावित्री ने हंसी रोक कर कहा, तुम निकाल लाओ मौसी, मैं अभी आ रही हूँ। सतीश का खाना प्राय समाप्त हो आया था। सावित्री ने कमरे में घुसकर कहा, आंखें बंद करके खा रहे हो क्या? सतीश ने मुंह पर उठाकर कहा, नहीं, लेकिन देखती हूँ दोनों आंखें तो नींद से ढलती जा रही है। असल में उसे कड़ी नींद आ रही थी। पिछली रात का उच्च श्रृंखल अत्याचार आज असमय में ही उसकी आंखों की दोनों पलकों को भारी बनाता जा रहा था। सलज्ज हंसी से स्वीकार करके उसने कहा, हाँ, बड़ी नींद आ रही है। सावित्री ने पूछा, और कुछ चाहिए? सतीश तुरंत बोल उठा, कुछ नहीं, मैं खा चुका। बाहर पैरों की आहट सुनकर सावित्री जान गई कि मोक्षदा आकर खड़ी है। बोली, बाबू, मुझे एक ढाका की साड़ी खरीद लेनी पड़ेगी। वह कभी कुछ नहीं मांगती, इसलिए इस बात का मतलब न समझ सकने के कारण सतीश आश्चर्य में पड़ गया। मोक्षदा के आने का उसे पता नहीं था। उसने पूछा, सचमुच ही चाहिए? सचमुच ही तो। कब पहनोगी? आज पहनने की स्थिति नहीं है, इसलिए किसी दिन भी वह स्थिति नहीं आएगी। ऐसी क्या बात है? इसके अलावा एक और बात है, मैं मेहनत करके खाती हूँ, इसके लिए मौसी दुख कर रही थी, इसलिए सोच रही हूँ कि अब मेहनत करके न खाऊंगी, अब से बैठी बैठी खाऊंगी। सतीश ने हंसकर कहा, अच्छी बात तो है, सिर्फ अच्छी बात होने से ही तो न होगा, उसके साथ एक नौकरानी न रहने से भी तो मान नहीं रहता, उसको भी आपको रख देना पड़ेगा। अपनी बात को वह खत्म भी न कर सकी। मुंह में आंचल ठूसकर हंसी का वेग रोकने लगी। मोक्षदा कोई कच्ची औरत नहीं थी। एक एक क्षण में सब कुछ समझकर कमरे में घुसकर उसने कहा, बाबू शायद सावित्री को पहचानते हैं। सावित्री की तरफ घूमकर बोली, मौसी के साथ अब तक शायद मजाक हो रहा था। यह तो अच्छी बात है, खुशी की बात है, पहले कहने से ही तो काम हो जाता। कहकर हंसकर वह चली गई। भोजन के बाद सतीश फिर एक बार बिछौने पर आकर बैठ गया। सावित्री डिब्बे में भरकर पान लाई और बंधे हुक्के पर तंबाकू चढ़ाकर सतीश के हाथ में दे दिया। पैरों के पास धरती पर बैठकर एकाएक मुस्कुराकर सिर झुका लिया। सतीश के दिल में आंधी बहने लगी। सारे शरीर में रोंगटे खड़े होकर मानो जाड़ा लगने लगा। क्षण काल के लिए उसको हुक्का खींचने की शक्ति तक नहीं रही। 2 मिनट के बाद सावित्री ने मुंह पर उठाकर कहा, रात हो गई, बासे पर नहीं जाओगे? सतीश ने सूखे कंठ से कहा, नहीं जाऊँगा। तो रहूँगा कहाँ? यहीं रहोगे? न जा सको तो ज़रूरत नहीं है, मौसी अभी तक जाग रही है, मैं उनके बिछौने पर ही सो जाऊंगी। एक क्षण के लिए सतीश चुप ही रहा, लेकिन दूसरे ही क्षण अपने को संभाल कर बिल्कुल ही खड़ा होकर कहने लगा, नहीं जा रहा हूँ। अच्छा, और ज़रा बैठो। कहकर सावित्री उठकर चली गई और सतीश के जूते बाहर से उठा लाई और आंचल से पैर पहुँचकर जूतों का फीता बांधते बांधते धीरे धीरे बोली, बासा के लोग अगर जान गए तो जानेंगे कैसे? मैं अगर बता दूं? तुम क्या बताओगी? बताने की कोई बात ही नहीं है। सावित्री ने हंसकर कहा, कुछ भी नहीं है, सच कहते हो। सतीश निरुत्तर हो गया। सावित्री ने धीमे स्वर में कहा, बताने की बात न रहने से कौन जाने आज मैं तुमको छोड़ सकती थी या नहीं। यह कहकर वह एकाएक चुप हो गई, लेकिन दूसरे ही क्षण प्रबल वेग से सिर हिलाकर बोल उठी, नहीं, तुम बासे पर चले जाओ। अगर दुर्बुद्धि न छोड़ोगे तो एक दिन सब ही खोल दूंगी, बताए देती हूँ। यह कैसा रहस्य है? इसके अंदर की बात ठीक न समझ सकने के कारण सतीश क्षण भर चुप रहकर खड़ा रहा। बोला, भले ही बता दोगी, बासे के लोग तो मेरे रक्षक हैं नहीं। सावित्री ने कहा, जानती हूँ नहीं है, लेकिन मेरी मौसी यह काम भी अनायास ही ले सकेगी, उसकी जबान को कैसे रोक सकोगे? मोक्षदा का नाम सुनकर सतीश मन ही मन डर गया, पर बोला, रुपए देकर। सावित्री ने कहा, उससे केवल रुपया बर्बाद होगा, काम नहीं होगा। इसके अलावा मौसी को न हो रुपए से वश में कर लोगे, लेकिन मुझे क्या देकर वश में करोगे? सतीश तुरंत बोल उठा, प्रेम देकर। सावित्री के होठों पर हंसी की रेखा दिखाई पड़ी। बोली, इसको लेकर 4 बार हो गए। यानी इसके पहले और भी 3 आदमियों ने इसी चीज़ को देना चाहा था, तुमने लिया नहीं? नहीं, कूड़ा करकट जमा करके रखने के लिए मेरे पास जगह नहीं। सतीश स्थिर होकर बैठा रहा। सावित्री की व्यंग्य भरी हंसी और उसके कंठ का स्वर कुछ भी उसके लक्ष्य से बच नहीं सका, इसलिए उसकी दोपहर की बातें याद आ गई और याद करने के साथ ही प्रेम की नदी में ज्वार खत्म होकर भाटे का खिंचाव शुरू हो गया। सावित्री की बातों को उसने व्यंग्य समझ लेने की गलती नहीं की। कड़े स्वर में बोल उठा,
वे लोग हैं बेवकूफ़। उन लोगों को ऐसी चीज़ देने का प्रस्ताव करना उचित था जिसको बक्स में उठा रखना किसी को कूड़ा करकट न मालूम हो। मैं भी कम मूर्ख नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी भूल गया था कि वह चीज़ तुम लोगों के लिए कितनी अवहेलना की चीज़ है। इतनी उम्र में इतनी बड़ी भूल हो जाना मेरे लिए उचित नहीं था। अच्छा, मैं चलता हूँ। यह बात सावित्री को सूल की तरह बींध गया। तुम लोगों के लिए कहकर सतीश ने उनको किन लोगों के साथ अभिन्न बनाकर देखा, इसे समझना सावित्री को बाकी नहीं रहा, किंतु परिहास को झगड़े में परिणत होते देखकर वह चुप रह गया। सतीश रुक नहीं सका। बोला, शिकारी बंसी में मछली को गूंथ कर नचाकर जैसे आनंद मानता है, संभवतः इतने दिनों से मुझे लेकर तुम वही मजाक कर रही थी ना। सावित्री और सहन न कर सकी। बिजली किसी गति से वह उठ खड़ी हुई। बोली, बंसी में गूंथ कर तुमको ही खींच कर उठाया जा सकता है, नचाकर उठाने लायक बड़ी मछली तुम नहीं हो। सतीश ने निष्ठुर भाव से व्यंग्य करके कहा, नहीं हूँ मैं। सावित्री ने कहा, नहीं हो। उसके होठ सिकुड़ गए। सतीश के चेहरे की तरफ तीव्र दृष्टिपात करके वह कहने लगी, दुष्चरित्र, मेरी तरह एक स्त्री को प्यार करके प्रेम की बड़ाई करने में तुमको लज्जा नहीं मालूम होती। जाओ, तुम मेरे घर में खड़े होकर झूठ मूठ मेरा अपमान मत करो। इस अपमान से सतीश और भी निर्दयी हो उठा। इस बार अक्षम्य कुत्सित व्यंग्य करके उसने कहा, मैं दुष्चरित्र हूँ, किंतु जो कुछ भी कहो सावित्री, तुम्हारा नाम तुम्हारे माँ बाप ने सर्वथा सार्थक रखा है। सावित्री हटकर चली गई। चौखट पकड़कर क्षण काल स्थिर भाव से खड़ी होकर बोली, जाओ। उसका चेहरा पीला बदरंग हो गया था। अपमान और क्रोध की असहनीय जलन से उस तरफ नज़र तक भी न डालकर सतीश बोला, किंतु जाने के पहले एक बार फिर आंचल से पैर पहुँच न दोगी, अथवा और कोई खेल और कोई नाटक। एकाएक दोनों की आंखें लड़ गई। सावित्री ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, तुम कसाई से भी निष्ठुर हो। तुम जाओ, तुम्हारे पैरों पर गिनती हूँ। न जाओगे तो सिर पटक कर मर जाऊंगी। तुम जाओ। उसके कंठ स्वर की उत्तरोत्तर और अस्वाभाविक तीव्रता से अकस्मात सतीश डर गया। फिर एक भी बात न कहकर बाहर चला गया, किंतु अंधेरे बरामदे में अंत तक आकर उसे रुक जाना पड़ा। किस तरफ सीढ़ी है, किस तरफ रास्ता है, अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा था। जेब में हाथ डालकर उसने देखा, दिया सलाई नहीं थी। इस निरुपाय अवस्था में पड़कर वह 5 मिनट चुपचाप खड़ा रहा। फिर उसे सावित्री के कमरे की तरफ लौट आना पड़ा। बाहर से उसने देखा, सावित्री फर्श पर औंधी पड़ी हुई है। धीरे धीरे उसने पुकारा, सावित्री। सावित्री ने उत्तर नहीं दिया। फिर पुकारने पर उत्तर न मिलने पर सतीश ने कमरे में जाकर सावित्री के माथे पर हाथ रखा। झुककर देखा, आंखें मूंदी हुई है, और उसके मुंह में उंगली डालकर समझ गया कि सावित्री मूर्छित हो गई है। क्षण भर के लिए मन में एक भय और संकोच का उदय हो गया जरूर, किंतु दूसरे क्षण सावित्री का अचेतन शरीर उठाकर बिछोने पर उसने लिटा दिया और चादर का एक हिस्सा गगरी के जल से भिगोकर मुंह पर, आंखों पर छिड़कने लगा। फिर पंखा हाथ में लेकर हवा झलने लगा। 2-3 मिनट के बाद ही सावित्री ने आंखें खोलकर माथे पर का कपड़ा खींचकर करवट बदल कर कहा, तुम गए नहीं। सतीश चुप रहकर हवा झलने लगा। सावित्री बिछोने से उठकर चिराग हाथ में लेकर बाहर जा खड़ी हुई। बोली, चलो चलो, तुम्हारे लिए दरवाज़ा खोलाऊं। उसके बाद चुपचाप रास्ता दिखाती हुई वह नीचे उतर गई और दरवाज़ा खोलकर किनारे खड़ी हो गई। मूर्छित सावित्री को बिछोने पर ले जाकर लिटाने के लिए उसके अचेतन शरीर को जो गोद में लेना पड़ा था, उसी समय से सतीश मानो अन्य मनस्क सा हो गया था। अब दरवाजे के पास आते ही वह अपने में आ गया और कोई बात कहने के लिए मुंह उठा ही रखा था कि सावित्री बोल उठी, नहीं, और एक बात भी नहीं। अपने शरीर को तुमने पहले ही नष्ट कर डाला है, किंतु वह तो किसी दिन जलकर खाक भी हो जाएगा। किंतु एक अस्पर्श कुल्टा को प्यार करके भगवान के दिए हुए मन के गाल पर अब स्याही मत पोत देना। या तो तुम कल ही उस डेरे को छोड़कर चले जाओ, या मैं वहाँ अब नहीं आऊँगी। इतना कहकर उत्तर की प्रतीक्षा न करके सावित्री ने दरवाज़ा बंद कर दिया।